अगर शादी के बाद आप जिस नए घर में शिफ्ट हो और उस घर की सबसे बुजुर्ग औरत आपको चुपके से कहे कि बेटा इस बिस्तर पर अकेले मत सोना, या कोई तीसरा भी सोता है जो सालों से अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है, तो क्या आप एक पल भी उस घर में रुक पाएंगे? दोस्तों, ये बेहद खौफनाक और सच्ची कहानी दिल्ली की पूजा नाम की लड़की की है, जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई थी। पूजा का पति नितिन अपने परिवार के साथ दिल्ली के दरियागंज में एक बहुत ही बड़े और जर्जर पुराने मकान में रहेगा। घर इतना बड़ा था कि उसमें बहुत सारे कमरे थे, पर उन सभी कमरों में एक अजीब सा भारीपन और मिट्टी की ऐसी बू थी जैसे उन कमरों में सालों से हवा और धूप पहुंची ही ना हो। पूजा जब पहली बार उस घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में सोने गई तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, पर जैसे ही रात के ठीक 2 बजे और नितिन गहरी नींद में गया, पूजा की नींद अचानक खुल गई। पूजा ने जब करवट बदली तो उसने देखा कि बिस्तर के कोने पर जहाँ फ्लोर का अंधेरा शुरू होता है वहाँ कोई बैठा है। ये कोई साया नहीं था, बल्कि एक भारी अजीब सी ऊर्जा थी जो पूजा को एकटक देख रही थी। पूजा उसे देख नहीं पा रही थी, पर उसकी सांस लेने की भारी और खोखली आवाज पूजा को साफ सुनाई दे रही थी। पूजा एकदम से फ्रीज हो गई, जैसे रात को उठकर बैठ जाना, एक ही कोने को देखते रहना, और सबसे अजीब बात, एक जगह को देखकर मुस्कुराते रहना, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो। नितिन ने पहले तो इग्नोर किया, क्योंकि नई शादी थी, स्ट्रेस का माहौल था और नए घर में एडजस्ट होने में समय लगता है। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि नितिन की जब नींद खुली तो पूजा अपने बेड पर सीधी बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, पर वो नितिन की तरफ नहीं बल्कि कमरे के बिल्कुल अंधेरे कोने की तरफ देख रही थी। नितिन ने डरी हुई आवाज में पूछा कि पूजा क्या हुआ? पूजा ने बिना पलटे ठंडी और भारी आवाज में जवाब दिया कि वो वहां खड़ा है। नितिन ने लाइट जलाई, पर पूरा कमरा खाली था। नितिन ने पूजा से पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? पूजा ने बिना सर हिलाए जवाब दिया कि नहीं, ये कोई सपना नहीं था, वो सही में वहां खड़ा था। अगली रात पूजा ने किचन में खड़े होकर ठीक रात के 3 बजे चाय बना दी और हाथ में चम्मच पकड़कर वो सीधा खड़ी थी। नितिन ने गुस्से में पूछा कि पूजा, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? तो पूजा ने जवाब दिया कि उसे ठंड लग रही थी, उसने मुझसे चाय मांगी है। नितिन ने नोटिस किया कि पूजा की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि एक पुरानी थकान थी, जैसे वो काफी टाइम से कोई बहुत भारी चीज को अकेले संभाल रही हो। अगले दिन जब पूजा नितिन के घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी नितिन की दादी के पास गई तो उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर उसे घर का सबसे पुराना राज बताया। दादी ने बताया कि इस घर में सदियों से एक पुराना जिन रहता है, जिसे उनके पूर्वजों ने इस घर से बांधा था। वो जिन घर की नई बहू को अपनी पत्नी समझता है और हर रात उसके पास आकर बैठता। तभी नितिन के परिवार का एक पुराना सच सामने आया। नितिन की एक पहली मंगेतर भी थी जिसका नाम नेहा था। शादी के ठीक 20 दिन पहले नेहा नितिन के परिवार वालों के साथ रहने आई थी, पर एक रात वो अचानक गायब हो गई। सबसे छुपाया गया कि नेहा किसी के साथ भाग गई है, पर सच तो दोस्तों ये था कि वो जिन के खौफ में आकर और उससे परेशान होकर घर के पीछे वाले कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लेती, और परिवार ने सबसे ये सच छुपाकर मिट्टी में दबा दिया था। परिवार के बड़ों ने नितिन से यह सच छुपाया और नितिन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं की। पूजा ने जब नितिन को यह सब सच बताया तो नितिन को समझ आया कि ये कोई जहनी बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा सिलसिला है जो सालों से उसके परिवार के साथ चल रहा है। उस रात नितिन ने डिसाइड किया कि वो पूजा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, पर नितिन जितना ही पूजा के पास जाने की कोशिश करता, पूजा उससे उतना ही दूर जाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होने लगे थे और कभी कभी उसकी आवाज अचानक बदल जाती। एक रात नितिन बाथरूम से निकला तो पूजा बेडरूम में बीचों बीच खड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में उसने मुस्कुराकर नितिन से कहा उसे रात पसंद है। नितिन ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, कौन उससे? पूजा का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसके मुंह से भारी, सदियों पुरानी और बहुत ही मर्दाना आवाज निकली, जिसमें उसने कहा कि तुम मेरी जगह नहीं हो, ये मेरी बीवी है। नितिन की रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। दादी ने अगले दिन कहा कि इसे वापस वहां ले जाना होगा जहां से ये हमारे पूर्वजों के साथ आ गया था।
यानी दरियागंज के पीछे वो पुराना कब्रिस्तान जहां इसकी नींव जगह थी। गुरुवार की शाम थी जब नितिन और दादी पूजा को लेकर उस कब्रिस्तान में पहुंचे। जगह एकदम सुनसान थी और हवा अजीब सी भारी। पूजा ने जैसे ही उस कब्रिस्तान का गेट खोला तो उसने नितिन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा। पूजा ने कहा कि वो खुश है, हम उसके घर आ गए हैं। कब्रिस्तान के एक पेड़ के पास जाकर पूजा अचानक रुक गई। उसका शरीर अजीब तरीके से झटके खाने लगा और उसके मुंह से अब 2 आवाजें आने लगी थी। एक आवाज थी पूजा की जो रो रही थी और दूसरी आवाज थी उस जिन की जो चिल्लाकर मर्दाना आवाज में कह रहा था कि ये मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नितिन ने पूजा का हाथ पूरी ताकत से पकड़ लिया और दादी वहीं जमीन पर पुराने रस्म रिवाज के मुताबिक मिट्टी डालकर उस शक्ति का नाम पुकारना शुरू कर दिया। हवा इतनी तेज हुई कि उनके आसपास की सदियों पुरानी पट्टियां हवा में घूमने लगी और उनके पास इतनी भारी मौजूदगी महसूस हुई कि जैसे कोई ठीक उनके कान के पास खड़ा हो। कुछ मिनटों की जद्दोजहद के बाद पूरा वातावरण सामान्य हो गया और उसी पल पूजा ने अपनी आंखें खोली और नितिन से कहा कि नितिन, मुझे घर जाना है। और ये कहते ही पूजा बेहोश हो गई। दादी ने हाफते हुए कहा कि बेटा, इसने छोड़ दिया है पर पूरा नहीं। पूजा अगले कई दिनों तक बीमार हुई और धीरे धीरे सामान्य हुई। आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो पूजा अचानक से उठकर बैठ जाती है, पर अब वो किसी अंधेरे कोने को नहीं देखती बल्कि वो नितिन का हाथ पकड़ लेती है। अब उन्होंने दरियागंज का वो मकान छोड़ दिया है, पर वो मकान आज भी उनके लिए एक पूरे सपने की तरह है। वो नाम अब पूजा को कंट्रोल नहीं करता, पर याद जरूर दिलाता है कि कुछ जगहें और परिवार अपने साथ ऐसी चीजें बांध कर रखते हैं कि अगर वक्त पर ना रोकी जाए तो नई जिंदगी के साथ साथ चलने लगती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और भयानक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।